हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूछा गया है ब्रीथिंग दैट इज नॉर्मल इन रेट एंड डेप्थ इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रीथिंग का रेट और डेप्थ यदि नॉर्मल रहे तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज यूपनिया, ऑप्शन नंबर बी इज ब्रेडिपनिया, ऑप्शन नंबर सी इज टेकिपनिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज एपनिया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ब्रीथिंग रेट एंड डेप्थ जो है वो नॉर्मल रहे तो कौन सी टर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यूपनिया। ब्रीथिंग रेट और डेप्थ यदि नॉर्मल रहे तो उसके लिए यूपनिया टर्म यूज की जाती है, रहे तो उसके लिए ब्रेडिपनिया टर्म यूज की जाती है। ब्रीथिंग रेट यदि इंक्रीज रहे तो उसके लिए टैकिपनिया टर्म यूज की जाती है और टोटल सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग के लिए जो है एपनिया टर्म यूज की जाती है। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट यदि देखा जाए तो 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट जो है ये नॉर्मल ब्रीथिंग रेट रहता है। पहले जो है 16 से 24 ब्रीथ पर मिनट जो है काउंट किया जाता था, लेकिन अभी ये अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल एडल्ट ब्रीथिंग रेट है वो 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है A manifestation of inflammation in there is fluid shift which interstitial space is called as। यहाँ पर पूछा गया है कि इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में यदि जो फ्लूइड है वो कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे। यदि इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ डॉलर, ऑप्शन नंबर बी इज़ कैलोर, ऑप्शन नंबर सी इज़ स्वेलिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ र्यूबर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है, इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन है, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी स्वेलिंग। स्वेलिंग के लिए जो है यहाँ पर जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ ट्यूमर। ट्यूमर टर्म भी यूज़ की जाती है इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर डॉलर, कॉलर, ट्यूमर, र्यूबर ये टर्म यूज़ की जाती हैं, जिसमें डॉलर का मीन्स होता है पेन, पेन को इंडिकेट करता है। कॉलर रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर या हीट को, और स्वेलिंग जो है इसे ट्यूमर भी कहा जाता है जो कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन को इंडिकेट करता है। और र्यूबर जो है इसका मतलब होता है रेडनेस। तो ये सारे ही सिम्टम्स जो है इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं और ये टर्म जो है इनके लिए यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फॉलोइंग आर द ट्राइएज कलर्स ड्यूरिंग डिजास्टर एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सभी जो हैं ट्राइज के कलर्स हैं डिज़ास्टर के टाइम पर जो कि यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ किसी एक को छोड़ के। इनमें से कोई एक कलर कोडिंग है जो कि ट्राइज के लिए यूज़ नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ब्लैक, ऑप्शन नंबर बी इज़ ब्लू, ऑप्शन नंबर सी इज़ रेड एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ येलो। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ट्राइज कलर में कौन सा कलर जो है नहीं इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी ब्लू। ब्लू कलर जो है ये ट्राइज में नहीं आता है। ट्राइज के अंदर जो कलर आते हैं दैट इज रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। तो जो रेड कलर होता है ये इमरजेंसी कंडीशन को इंडिकेट करता है। इमरजेंसी कंडीशन में रेड कलर कोडिंग में रखा जाता है इमरजेंसी कंडीशन को। ऑरेंज कलर जो है ये वेरी अर्जेंट कंडीशन अगर है तो उसे ऑरेंज कलर में रखते हैं। और येलो कलर जो है वो अर्जेंट को शो करता है। और अगर जो ग्रीन कलर है, अगर माइनर इंजरी वगैरह हुई है तो उसे ग्रीन कलर में रखा जाता है। ट्रायज में जो है ये डिज़ास्टर के टाइम पर कलर कोडिंग यूज़ की जाती है। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी कलर कोडिंग में रख के उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर अ वुमन टू परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा रहता है।
ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ऑप्शन नंबर बी इज 1 वीक आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड, ऑप्शन नंबर सी इज जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ इंटरकोर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज एनी कन्वीनियंट टाइम ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम जो है वो कौन सा रहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1 वीक आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होने के 7 to 10 डेज के बाद जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है ये परफॉर्म किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हार्टमन पाउच प्रेजेंट एट, यहाँ पर पूछा गया है कि हार्टमन पाउच जो है वो इनमें से कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज लीवर, ऑप्शन नंबर बी इज बिटवीन यूरिनरी ब्लडर एंड यूट्रस, ऑप्शन नंबर सी इज बिटवीन रेक्टम एंड यूट्रस एंड ऑप्शन नंबर डी इज गॉल ब्लडर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो हार्टमन पाउच है वो इनमें से कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गॉल ब्लडर। गॉल ब्लडर में जो है हार्टमन पाउच प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये जो गॉल ब्लडर के नेक वाला रीजन होता है इसके पास ही यहाँ पर हार्टमन पाउच जो है ये प्रेजेंट होता है। और यदि यहाँ पर पूछा जाए रेक्टम और यूट्रस के बीच में तो पाउच ऑफ डुगलस जो रहता है वो रेक्टम और यूट्रस के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, हार्टमन पाउच पूछा गया है तो वो गॉल ब्लडर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द हार्टमन सॉल्यूशन। हार्टमन सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज नॉर्मल सेलाइन, ऑप्शन नंबर बी इज DNS, ऑप्शन नंबर सी इज रिंगर लैक्टेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नॉर्मल सेलाइन 5%। तो यहाँ पर हमें हार्टमन सॉल्यूशन बताना है। हार्टमन सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रिंगर लैक्टेट RL को जो है हार्टमन सॉल्यूशन कहा जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द सेंटर सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक रिप्रेजेंट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो अंडर 5 क्लिनिक के लिए जो यहाँ पर ट्राइंगल बनता है तो उसमें पूछा गया है सेंटर में जो सिंबल रहता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ इम्यूनाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो अंडर 5 क्लिनिक है उसमें जो सेंटर वाला सिंबल रहता है यहाँ पर इस सेंटर वाले सिंबल को क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं वो बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फैमिली प्लानिंग। जो अंडर 5 क्लिनिक के लिए जो ट्रायंगल बनाया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो बीच में जो सेंटर वाला सिंबल रहता है यहाँ पर फैमिली प्लानिंग को ये इंडिकेट करता है। कभी कभी जो है ये आउटर वाली लाइन जो है इसे भी पूछ लिया जाता है। तो आउटर वाली लाइन में जो इंडिकेट करता है वो हेल्थ एजुकेशन को इंडिकेट किया जाता है। और यहाँ पर जो ट्रायंगल में 3 और कंटेंट रहते हैं दैट इज केयर इन इलनेस, मॉनिटर ग्रोथ एंड प्रिवेंटिव केयर। तो यहाँ पर जो है अंडर 5 क्लिनिक के ये ट्रायंगल से भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द डायमेंशन ऑफ हेल्थ दैट इम्प्लाइज विथ द नोशन ऑफ परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज। यहाँ पर पूछा गया है कि बॉडी जो है वो परफेक्ट फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही है, जो फंक्शन है बॉडी के वो परफेक्ट यहाँ पर बॉडी की फंक्शनिंग से रिलेटेड पूछा गया है। और पूछा गया है कौन से डायमेंशन ऑफ हेल्थ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ फिजिकल डायमेंशन, ऑप्शन नंबर बी इज मेंटल डायमेंशन, ऑप्शन नंबर सी इज अ सोशल डायमेंशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज इमोशनल डायमेंशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल डायमेंशन। बॉडी की फंक्शनिंग के बारे में बात की जा रही है। फंक्शंस जो है हमारी बॉडी के वो फिजिकल डायमेंशन के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा फिजिकल डायमेंशन।
तो जो डायमेंशन है वो वैसे तो 8 होते हैं, लेकिन जो मेन डायमेंशन रहते हैं वो 5 मेन डायमेंशन होते हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड वोकेशनल डायमेंशन। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ हेल्थ से रिलेटेड भी जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग ऑफ डिसीज रिप्रेजेंट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो आइसबर्ग फिनोमेना है उसमें जो फ्लोटिंग टिप होती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो आइसबर्ग फिनोमेना में जो है इंडिकेट किया गया है कि सपोज़ कि अगर ये एक ग्लास ऑफ वाटर है और इसमें क्या कर दिया जाए, एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया जाए, तो यहाँ पर जो इसमें आधा पोर्शन जो है बर्फ का वो क्या रहेगा, ऊपर की तरफ फ्लोटिंग कहलाएगा। फ्लोटिंग मतलब ऊपर की तरफ जो तैर रहा है, और आधा जो पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, पानी के अंदर रहेगा, जिसे सबमर्ज्ड पोर्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमसे फ्लोटिंग टिप पूछा गया है कि फ्लोटिंग टिप वाला जो पोर्शन रहता है आइसबर्ग फिनोमेना में वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ क्लिनिकल केसेस, ऑप्शन नंबर बी इज़ कैरियर्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ अनडायग्नोज्ड केसेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि आइसबर्ग में जो फ्लोटिंग टिप है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए क्लिनिकल केसेस। जो आइसबर्ग फिनोमेना में जो फ्लोटिंग टिप है, फ्लोटिंग टिप मतलब जो ऊपर वाला जो भाग रहता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, क्लिनिकल केसेस को। मतलब कि जो केसेस क्या हो चुके हैं, फाइंड आउट हो चुके हैं, उन्हें क्लिनिकल केसेस में रखा जाता है। और नीचे वाला जो पोर्शन रहता है पानी में डूबा हुआ, या जिसे सबमर्ज्ड पोर्शन कहा जाता है, तो जो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो इंडिकेट करता है कि जो डिसीज़ कंडीशन है, जो कि अनडायग्नोज्ड केसेस रहेंगे, कैरियर वाली कंडीशन रहेगी, जो डिसीज़ कंडीशन किसी के द्वारा कैरी की जा रही हैं या अनडायग्नोज्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें सबमर्ज्ड पोर्शन में आ जाती हैं। और जो क्लिनिकल केसेस हैं जो कि ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुके हैं, डायग्नोस हो चुके हैं, तो वो सारी कंडीशन क्लिनिकल केसेस में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मीन्स इंटरेक्शन ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है इसमें किन चीज़ के इंटरेक्शन को बताया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एजेंट, होस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी इज़ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज़ होस्ट, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एजेंट, एनवायरनमेंट एंड फूड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। जो ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का ट्रायंगल बनता है, ट्रायड मतलब कि यहाँ पर जो ये तीन चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के लिए, किसी भी डिसीज़ कंडीशन के लिए ये तीनों ही फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। तो ये तीनों ही जो है आपस में इंटर रिलेट हैं, ये तीनों ही फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी डिसीज़ को कॉज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट ऑफ अ लैक्टेटिंग मदर इज। यहाँ पर पूछा गया है एक लैक्टेटिंग मदर के लिए डेली कैल्शियम का कितना रिक्वायरमेंट रहना चाहिए नॉर्मली। ऑप्शन नंबर ए इज़ 700 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1000 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1200 मिलीग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 500 मिलीग्राम। तो यहाँ पर हमें बताना है कि लैक्टेटिंग मदर के लिए नॉर्मल डेली कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कितना रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 1200 मिलीग्राम जो है लैक्टेटिंग मदर के लिए नॉर्मल कैल्शियम का रिक्वायरमेंट रहना चाहिए। कैल्शियम रिक्वायरमेंट जो है लैक्टेटिंग मदर के लिए वो 1200-1300 से लेके 1500 मिलीग्राम रहना चाहिए, और प्रेग्नेंट वुमन के लिए जो है 1000 से लेके 1500 मिलीग्राम की रेंज में जो है नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि प्लेसेंटा का एट टर्म वाली कंडीशन में नॉर्मल वेट कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ 500 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज़ 100 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1500 ग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 2000 ग्राम। तो यहाँ पर हमें प्लेसेंटा का जो है नॉर्मल वेट पूछा गया है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 500 ग्राम। नॉर्मल जो प्लेसेंटा का वेट है एट टर्म वाली कंडीशन पे 500 ग्राम रहना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है नेग्री बॉडीज आर फाउंड इन विच डिसीज कंडीशन। जो नेग्री बॉडीज हैं वो कौन सी डिसीज कंडीशन में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर ए इज मीजल्स, ऑप्शन नंबर बी इज रुबेला, ऑप्शन नंबर सी इज रूबियोला एंड ऑप्शन नंबर डी इज रेबीज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि नेग्री बॉडीज हैं वो कौन सी डिसीज कंडीशन में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी रेबीज। रेबीज की कंडीशन में नेग्री बॉडीज देखने को मिलती हैं। नेग्री बॉडीज क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेग्री बॉडीज क्या होती हैं। नेग्री बॉडीज जो हैं, जो भी पर्सन अफेक्टेड होता है डॉग बाइट से, उसकी जो नर्व सेल्स रहती हैं वहाँ पर क्या होता है, जो रेबीज का वायरस है वो क्या हो जाता है, इन्वेड हो जाता है, जिसके कारण नेग्री बॉडीज दिखाई देती हैं। नेग्री बॉडीज जो है राउंड या ओवल शेप की इंक्लूशंस दिखाई देते हैं नर्व सेल्स में। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, इस तरीके के जो राउंड राउंड शेप के ये इंक्लूशन जो है ये इओसिनोफिल्स में जो है जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है तो जो वायरस है वो इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये रेबीज वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो कौन कौन से डिसीज कंडीशन के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस बी। ऑप्शन नंबर बी इज पोलियो, टीबी, मीजल्स, मम्स एंड हीमोफिलियस बी। ऑप्शन नंबर सी इज मीजल्स, मम्स, रुबेला, टीबी, हीमोफिलस बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज मीजल्स, मम्स, रुबेला, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड यहाँ पर HIV भी दिया रह सकता है या फिर हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है। इन सभी से प्रिवेंट करने के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन यूज़ की जाती है। पेंटावेलेंट मतलब ये 5 जो वैक्सीन है इनका कॉम्बिनेशन रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन फॉलोइंग वायरल डिसीज। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सी डिसीज है जो कि वायरल डिसीज है। ऑप्शन नंबर इज डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी इज प्लेग, ऑप्शन नंबर सी इज चिकन पॉक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज टाइफाइड फीवर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है ये वायरल डिसीज होती है जो कि वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस की वजह से होती है। बाकी डिप्थीरिया, प्लेग एंड टाइफाइड फीवर ये सभी बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। उसके बाद पूछा गया है इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ वायरस बॉर्न डिसीज। यहाँ पर फिर पूछा गया है इनमें से कौन सी डिसीज है जो कि वायरस बॉर्न डिसीज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज टिटनस, ऑप्शन नंबर बी इज पोलियो, ऑप्शन नंबर सी इज मीजल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज एड्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी डिसीज कंडीशन है जो कि वायरस की वजह से नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए टिटनस। टिटनस जो है ये बैक्टीरियल डिसीज है जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो यहाँ पर जो टिटनस है ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है। बाकी पोलियो, मीजल्स एंड एड्स जो है ये वायरस इन्फेक्शन होते हैं, वायरस की वजह से होने वाले डिसीज कंडीशन है। उसके बाद पूछा गया है डिक्रीज्ड नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर इंडिकेटिव ऑफ व्हाट कंडीशन। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कंडीशन हो पेशेंट को जिसमें पेशेंट का एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स जो है ये सभी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो पेशेंट को कौन सी कंडीशन इनमें से हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज एप्लास्टिक अनीमिया, ऑप्शन नंबर बी इज सिकल सेल अनीमिया, ऑप्शन नंबर सी इज पॉलीसाइथीमिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज पर्नीशियस अनीमिया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहा है तो पेशेंट में कौन सी कंडीशन इनमें से हो सकती है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया जो है ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट का बोन मैरो होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। बोन मैरो डैमेज होने की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, इनका जो है प्रोडक्शन है, सिंथेसिस है, वो हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में ए प्लास्टिक अनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है। और इस टाइप का अनीमिया जो है ये बहुत रेयर कंडीशन है, रेयर केसेस में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो पॉलीसाइथीमिया दिया गया है, पॉलीसाइथीमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसे पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। सिकल सेल अनीमिया में जो है आरबीसीज का जो शेप रहता है वो सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। और पर्निशियस अनीमिया में जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से पर्निशियस अनीमिया होता है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।